हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 64वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक और नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर को सरल भाषा में समझने के लिए आप कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है और एनसीईआरटी के अंदर इसे जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है सर। इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। तो यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप इस चैप्टर को ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल यूज कहां पे होने वाला है, ठीक है। किस किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपको अगर मैं इसका रिवीजन कराना हो तो ये वन शॉट रिवीजन टाइप है। तो ऑलमोस्ट अगर आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको कंप्लीट लेक्चर डिलीवर करूंगा सर। तो जाहिर सी बात है ना, कुछ कुछ चीजें जो है अपन बहुत फास्ट करेंगे और डिटेल्ड सॉल्यूशन में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा लेकिन डिटेल में लिखवा के नहीं करा पाऊंगा, है ना। उसके तो फिर आपको डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे यार। चलो, तो फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, पेन कॉपी, और आप लोग जो है इसका रिवीजन वगैरह करते रहना। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ये, ठीक है। और ठीक है, चलो ज्ञान की बात अपन बाद में देखेंगे, पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा जब भी ऐसा कुछ होगा आपको तो आपको बताएंगे कि एक वर्टिकल पोल रहेगा, वर्टिकल टावर रहेगा, वर्टिकल बिल्डिंग रहेगी, ठीक है। कोई भी वर्टिकल चीजों के बारे में आपको चर्चा की जाएगी और आपको बताएंगे कि उसका जो पोल का जो फुट है ना, फुट यानी जहाँ पे वो मतलब जो उसका बेस है, ठीक है, वो जमीन पे ही होगा, ऑफिस हवा में लटकेगा नहीं हो, ठीक है। और वहां से आप जो जमीन पे एक पॉइंट, एक डिस्टेंस दूर, थोड़ा सा दूर ना, एक पॉइंट रहेगा। उस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, वो इसके टॉप को देख रहा होगा। वो कुछ इस तरह से कुछ इसकी इमेजिनरी लाइन बनेगी। जैसे मान लो अगर मैं यहां से दिख रहा हूं, अब देखो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर देखेगा अपनी आंखों से, मतलब यहाँ पे अगर वो खड़ा रहेगा तो उसका हेड जो है, उसका सिर ऑलमोस्ट ऊपर आएगा। बट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमारा ये कंसिडरेशन रहता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि उसके सामने इंसान जो है एकदम छोटा कंसिडर किया जाता है, एकदम छोटा, बहुत छोटा, है ना। इसके सामने इंसान बहुत छोटा हो जाता है और बहुत छोटा मतलब जब पॉइंट टाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है। और थोड़े से के लिए हम इसकी कैलकुलेशन को खराब ना करें, कैलकुलेशन ना बिगड़े, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट यहीं पे वो पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यह ऑब्जर्वर जो है यहां से देख रहा है ताकि ये ट्राइंगल बन सके। समझ में आ गई बात? अब यहां से आप जब इसे देखोगे तो ये जो बन रहा है इसे कहते हैं अपन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो आपको याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल किसी ना किसी वजह से तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल हर बार बना दिया जाएगा और फिर तुम्हें इसके अंदर सवाल पूछेंगे। अब देखो इसमें दो चीजें आएंगी सर, आपको ये ना इससे कहेंगे हाइट, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, वो एंगल के बारे में भी आपको जानकारी होगी। अब काम की बात है कि इसमें एंगल देखो दो प्रकार से बन सकते हैं। कैसा? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ऊपर हो, ठीक है, और आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो मान लो मैं ऊपर से इसको देख रहा हूं, ये मेरा बना एंगल, ठीक है, यहाँ पे बन गया अपना एंगल, बीटा कह देते हैं इसे। अब काम की बात यह है सर कि यहाँ पे जो नीचे से जब आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर, तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो इसे आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है जिसके अंदर आधी दुनिया सफर कर रही है सर, ये डिप्रेशन अलग होता है। डिप्रेशन यानी आप नीचे नीचे की तरफ देख रहे हो, समझे, ये होता है अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर है, दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। एक और चीज, डिप्रेशन में एक खास बात ये होती है कि भले आप नीचे से देख रहे हो या फिर आप ऊपर से देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ पे 60 है तो आप उसको ऊपर की जगह अगर तुम नीचे लेके भी सॉल्व करोगे ना तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एंगल हमेशा यहीं पे लेके आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यदि आप जानकार व्यक्ति हैं, आपको जानकारी है चीजों के बारे में, तो आप अगर समझ पा रहे हो तो आप उसको डेफिनेटली यहाँ कीजिए। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, मान लो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देके नहीं समझ पा रहे हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे कहाँ बनाना चाहिए, तो भले एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, आप उसे यहाँ पे कंसीडर एक टाइम के लिए आप सोल्यूशन कर सकते हो, आपका आंसर तो राइट आएगा। बट ध्यान रखना, डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एंगल, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ऐसा मैं आपको बता रहा था, लेकिन क्यों होता है आप जरा ध्यान देखना। ये आप देखो तो ये एक लाइन बनाई मैंने और ये भी एक लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में। आपने बचपन में पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसा कोई ट्रांसवर्सल हो तो उसका ये एंगल इसके इक्वल होता, पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। इन शॉर्ट अगर कुछ ऐसा हो तो इसका ये वाला एंगल देखो इसके इक्वल आ जाएगा, आएगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वही तो है, इसका एंगल इसके इक्वल आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है।
इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता सर, बस आपके ना समझ का फर्क होता है। आप कुछ लोग ना आप इसे बिना समझे कर देते हैं डायरेक्टली, और जिन लोगों को समझ में आ जाती है वो समझने के बाद करते हैं, हालांकि ना आंसर तो सेम आ जाएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर? चलो अब इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। अच्छा एक और चीज इसमें आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लो सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत ही टफ चैप्टर था, तो मैंने बिना ट्रिग्नोमेट्री के मुझे अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो बिल्कुल सही बात है सर, आप कर पाएंगे। बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े भी अगर आप ये चैप्टर तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको इस चैप्टर में कुछ बस छोटी छोटी बातें बताऊंगा, अगर तुमने वो कर लिया तो फिर तुम्हें इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जरा सी दिक्कत नहीं आएगी ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी आए तो ही आप ये चैप्टर पढ़ पाओगे, ठीक है। देखो वो मिनिमम चीजें क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये दो बात आपको ध्यान होना चाहिए। बात समझ में आई? और इसके अलावा और क्या होना चाहिए सर? आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और ये हो गया आपका टैन थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू आती है 1/2, 45 पे आती है 1/√2 और 60 पे आती है √3/2, और tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3, tan 40 हो जाएगा 1 और tan 60 हो जाएगा आपका √3। बस कुछ इसी प्रकार से आपको बस इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस का रेशियो परपेंडिकुलर बाय, अच्छा मैंने थोड़ा ऐसा साइन का हो गया, और tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस की बात नहीं की मैंने। साइन और tan की वैल्यू 30, 45 और 60 पे आपको आनी चाहिए। क्या कॉस हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा सर? कॉसेक सेक नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉट नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ सकता है, ऐसा नहीं, बट आपका काम अगर आप वो करोगे तो दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपको जानकारी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, लेकिन 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 ये आपके लिए सफिशिएंट है, काफी है, मोर देन इनफ। अगर आपको ये चीजें आती है ना साइन और tan, तो सिर्फ साइन और tan में ही आप पूरा गेम खत्म कर सकते हो। आपको कॉस में, सेक में, कॉजेक में, कॉट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या? तो जब आपका दो में काम बन जा रहा है तो आप बाकी चीजों की मगजमारी क्यों पाल रहे हो? मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात बता रहा हूँ जिनको मतलब ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं आ रही है, या फिर जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री में तकलीफ हो रही है, तो आप वैसे बस इन दो साइन और tan में ही खेल के खत्म कर दे। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं शुरू करूं, मैं आपको बताऊं कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैं देखो क्वेश्चन का आपको नंबर बता दूंगा, ठीक है। आपको बुक में एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। लाइक देखिए अपने एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, उसमें दिया कि टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। फिर उसमें आपको बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। फिर ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो 15 मीटर दूर है, ठीक है। उस पॉइंट से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर दूर है ये पॉइंट, ठीक है। आगे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो आपको क्या पूछा गया सर? फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालनी है। बड़ा ही आसान सवाल है, ये पहला एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में क्लास चैप्टर 9 का। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सीधे सीधे अप्लाई करना। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस कौन सा होता है भाई? tan थीटा होता है, बताया था मैंने। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपन, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 कर दो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है। काम करो, करो tan थीटा। अब थीटा की जगह पे रख दो 60, क्योंकि एंगल 60 है। परपेंडिकुलर नहीं मालूम तो रख दो बेस 15 मुकी दो यहाँ, ठीक है। tan 60 कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर आपको मिलेगा 15√3 इज इक्वल टू हाइट। अब यहाँ पे कुछ महारथी होशियार बन सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हो सर देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73। जी बिल्कुल होती है सर, मना नहीं कर रहा मैं। √2 की वैल्यू 1.41 होती है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है सर? कई जगह पे किताबों में आपको क्या करेंगे, ये 15√3 है ना, 15√3, तो इसका आंसर जो h इज इक्वल टू 15 और √3 की जगह पे 1.73 वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके भी कुछ जगह पे आंसर मेंशन किया जाता है। हालांकि आप 15√3 छोड़ोगे तब भी आपका कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं करा, आप इतना आंसर छोड़ सकते हो ना। हाँ, लेकिन इन केस अगर आपको मान लो आंसर पॉइंट में दिया है, मैच करना है, तो वहां पे आप 1.73 रख के उसको मल्टीप्लाई कीजिए। बात समझ में आ गई क्या? ये आपका पहला एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं ऐसे के सवाल पे। पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर लिया खत्म। अब हम ऐसे ऐसे सवाल आपको और करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हम अब करेंगे आपका डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। मान लो तुम्हें हाइट दे दिया, बेस नहीं दिया, तुम आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है?
फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, एक बिल्डिंग है, पहले तो मैं आपको डायग्राम बताता हूं, और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग ऐसे लहरा रहा है, झंडा, ठीक, और पॉइंट पी है ग्राउंड पे, उस पॉइंट पी से हमने एक बार बिल्डिंग के टॉप पे देखा, मतलब यहाँ पे, और फिर उसी पॉइंट पी से हमने एक बार झंडे के टॉप पे देखा, मतलब यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर उसमें आगे क्या बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, जब बिल्डिंग को देखा जाता तब 30 डिग्री था, और जब फ्लैग को देख रहे थे तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री था। क्लियर? आगे क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से इसकी डिस्टेंस भी बतानी है आपको और लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ बताना है। मान लो ये बी है और इसको डी कहते हैं, तो ये बी डी की लेंथ बतानी है, जो कि इसको हम मान लेते हैं एच। ये बी डी की जो लेंथ है इसे हमने एच माना है, आपको ये एच वाली लेंथ बतानी है। अब कैसे बताएंगे? ठीक है, इसमें आपको ये भी दिखा है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, बिल्डिंग की कुछ लेंथ भी दी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर टॉल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए ये बात आपको। अब स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा सवाल। अब इसे कहते हैं डबल एंगल क्वेश्चन। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। डबल एंगल क्वेश्चन की मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं। डबल एंगल में क्या होता है कि आपको एक ही पॉइंट से दो ट्रायंगल बनेंगे। सुनना मेरी बात, अब दो ट्रायंगल में खास बात ये होती है कि जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे ना, उन दोनों में से कोई ना कोई एक साइड कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, दोनों की, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है ना, इसका हाइपोटेनियस और इसका अलग अलग, लेकिन दोनों का देखो बेस सेम है। बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है? एपी। छोटे वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है? एपी। मैंने बताया था हमेशा अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों में से कोई ना कोई एक चीज सेम होगी ही होगी, 110% होगी सर। ठीक है, अब चलो अपन अप्लाई करते हैं tan 30। अपन ने अप्लाई किया tan 30 इज इक्वल टू, भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, tan थीटा लिख दो, बुरा मत मानो, और tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को लिखा मैंने 10, क्योंकि 30 डिग्री वाला ट्रायंगल मतलब यहाँ तक तो 10 है ना हाइट, अपने को मालूम है, तो परपेंडिकुलर 10 आ गया, बेस कितना नहीं मालूम, तो रखो यहाँ पे d। चलो मान लो d हो गया ये। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन में d, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10√3। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू 10 और √3 की वैल्यू रखो 1.73, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा ये 17.3 मीटर। ये उसकी डिस्टेंस आ गई। ये क्या है? इस पॉइंट P से बिल्डिंग की डिस्टेंस निकाल लिया आपने इतने आसानी से। अब आपको क्या करना है? आपको फ्लैग स्टाफ की लेंथ निकालनी है। अब उसके लिए तो बड़ा वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या आ जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 आती है, परपेंडिकुलर कितना? देखो परपेंडिकुलर मतलब क्या? टोटल। तो यहां तक तो 10 है और ऊपर का h है, तो 10 प्लस h, तो परपेंडिकुलर लिखूंगा मैं 10 प्लस h अपॉन में बेस। भैया बेस क्या है? ये, और ये तो हमने निकाला, कितना आ रहा है? 10√3। यहां रख देते हैं अपन 10√3। आप ये वैल्यू भी रख सकते हो, बट मैं यही प्रीफर करूंगा आपको 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10√3 प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपका 10 प्लस h है ना। आप डायरेक्टली एक काम करो, 10√3 की जगह 17.3 रख दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपका वैसे भी काम बन जाएगा 17.3। अब 10 को लाके माइनस कर दो, 17 में से 10 का कितना आ जाएगा? 7.3 मीटर इज इक्वल टू h। तो ये आ गया इसकी हाइट। इतने इजीली आप इसकी हाइट वगैरह निकाल सकते हो। बहुत 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 आसान सवाल आएंगे। अब डबल एंगल के भी मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह करवा दिए हैं। ठीक है, चलो अभी अपन एक दो सवाल अभी और कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक सवाल आता है शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड ऑफ द सन। ठीक है, देखो अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब समझो, यहाँ पे एक टावर है, उस टावर से मतलब मान लो जब सन जो है ऐसे 30 डिग्री पे था, ठीक है, तो उसकी शैडो बड़ी बन रही थी। अब आपको पता है जैसे जैसे सूरज ऊपर आते जाएगा तो ये धीरे आपकी पता परछाई छोटी होती जाती है ना। अब सनसेट के टाइम पे अगर तुम देखो सूरज अगर जस्ट तुम्हारे पीछे है तो परछाई तुम्हारी लंबी बनती है। सूरज जैसे सर के ऊपर आता है, अपना सन अपने सर के ऊपर आएगा तो आपकी परछाई छोटी होती जाती है सर। तो वही बताया जा रहा है कि जब एंगल है ना, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, कुछ ऐसा हो गया ये, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो बना ना ये 40 मीटर का गैप है। कैसे? क्योंकि 60 मीटर पे जो शैडो बन रहा था और 30 मीटर पे जो शैडो बन रहा, 30 डिग्री पे जो शैडो बन रहा था, 30 डिग्री वाला शैडो 60 डिग्री वाले से 40 मीटर ज्यादा है। मतलब मान लो कि अगर इसकी लेंथ अगर x हो रही है
तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी x प्लस 40। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। देन इट इज 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। टावर की हाइट बतानी है सर। देखो अब ध्यान से, अब अगेन ये डबल एंगल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको एग्जांपल नंबर 5 है। अब इसके अंदर बात ये सर कि अब क्या करें, इसमें कॉमन क्या, देखो इसमें कॉमन है हाइट। देखो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी हाइट यही है, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में भी आपका हाइट यही है। समझे नहीं समझे? अब आपको कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, कैसे आप चीजों को बता पाओगे? देखो तो क्या करना होगा, आपको हाइट निकालने बोला है तो पहले आप छोटे ट्रायंगल स्टार्ट करो, tan 60 अप्लाई करो। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका h और बेस कितना है इसका x। tan 60 आ गया √3 h अपॉन में x। ठीक है, तो इस पार्ट को आप यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि आप इसको कुछ आगे उखाड़ नहीं सकते आप इसका। अब tan 30 की अगर मैं बात करूं तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर तो h हो जाएगा लेकिन बेस क्या हो जाएगा x प्लस 40। तो बेस आ गया इसका x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और ये आ जाएगा h अपॉन में x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 40 इज इक्वल टू h√3 आ जाएगा, h√3। डन, h√3। अब अगर मुझे h की वैल्यू पता करना हो, एक काम करो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिख रहा है √3x इज इक्वल टू h की जगह पे मैं √3x लिख सकता हूं, यानी यहां से अगर x प्लस 40 इज इक्वल टू की मैं बात करूं तो h की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, √3 इंटू x और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, √3 से। देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x। अब x को टाइम के यहां फेंकूंगा तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x और 2 से निपट गया, x इज इक्वल टू 20 आ गया। मतलब 60 डिग्री पे उसकी जो शैडो बन रही थी वो केवल 20 मीटर की बन रही थी। आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा शैडो क्या, आपको पूछा कि हाइट कितनी है, यानी ये h निकालना है। h की वैल्यू मुझे यहां से दिख रही है सर, h इज इक्वल टू क्या होता है, √3 इंटू x। तो h इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू कितनी है, ये 20, यहाँ रख देना आप 20। फाइनल आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 20 √3। इस टाइप के आपको छोटे मोटे सवाल, चुन्नू सवाल देखने के लिए मिलेंगे। सब में ज्यादा आपको एकदम नॉर्मल से ना, ये भी हो सकता है कि आपको ये वाला लेंथ निकालने के लिए बोला जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर देना, sin थीटा लगा देना, काम हो जाएगा आपका। बात समझे? कुछ कॉमन बातें ध्यान रखना कि अगर आपको मान लो ट्रायंगल के अंदर यदि आपको 45 डिग्री बोल दिया जाए तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल यदि 30 डिग्री का बन रहा है तो उस सिचुएशन में अगर ये चीज 5 है तो ये फिक्स है कि उसका डबल हो जाएगा 10, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाले आपको बहुत काम आएंगे। क्लियर है सर? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो इसके अलावा तो और कुछ बच नहीं रहा है। छोटे यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एक एमसीक्यू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू क्या है वो देखा ध्यान से। एमसीक्यू ये है कि अगर जितना आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाओगे आपका एंगल बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मैं और दूर जाऊं, देखो अगर मान लो यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है, तो आप देखना अल्फा सबसे छोटा होगा, बीटा उससे बड़ा होगा और गामा उससे बड़ा होगा। इस पे एमसीक्यू बने हैं। एमसीक्यू में सवाल इस पर पूछा गया है कि अगर दो एंगल वाला अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है, कुछ मीटर चलने के बाद बीटा से अल्फा हो गया, तो बताओ दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो बड़ा एंगल ये हो जाएगा सर। अब इस बात को समझे, देखो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जा रहे हो, जैसे मैं मान लो कि वहां से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, तो मैं नॉर्मल ऐसे नॉर्मल हो गया। अब मान लो मुझे ऊपर से, मैं हल्का सा ऊपर देखूंगा मैं। अब वो चीज मान लो एग्जैक्टली अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूं, मैं जैसे जैसे उसके करीब जाऊंगा, जैसे जैसे आप करीब जाओगे, आपको उसको देखने के लिए आपको अपना सर धीरे धीरे ऊपर करना पड़ेगा, है ना। आप बिल्कुल समझ सकते हो चीजों को। जैसे आप ये चीज ऑब्जर्व करना, जैसे आप करीब जाओगे आपको देखने के लिए अपना सर ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। मतलब हम ऑब्जेक्ट के जितना करीब जाते हैं हमारा एंगल जो है उतना ही बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलो, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करने वाले हैं, यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स वगैरह बना लेने हैं, ठीक है। और ये लेक्चर अटेंड करने के बाद बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इसके जो है 10 पॉइंट है 9.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, सॉल्यूशन वगैरह देख के आपको ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो पहले तो कोशिश करना कि बिना देखे बने, लेकिन नहीं बन पाए, कहीं अटक रहे हो, फिर भी अगर आप फंस रहे हो तो सॉल्यूशन देख के करें। लेकिन हाँ, आज के दिन में आपका टास्क रहे कि आप ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म कर लें। क्लियर सर? चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही रहता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट सभी को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।